डलहौजी की इस एक नीति ने भारतीय शासकों के मन में डर का एक बड़ा माहौल पैदा कर दिया था। भले ही आज हमें सती प्रथा का अंत और विधवा पुनर्विवाह जैसे कदम सुधार लगे, लेकिन उस समय के समाज ने इसे अपनी स्थापित सामाजिक संरचना पर सीधा हमला माना। झांसी, नागपुर और सतारा जैसे राज्यों को तो उसी व्यपगत के सिद्धांत के तहत हड़प लिया गया। दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को नेता चुना गया। बात हो रही है 1857 के महान विद्रोह की। ये कोई आम सैन्य बगावत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा बड़ा भूचाल था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव तक हिला दी थी। तो बिना किसी देरी के सीधे इस जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक घटना के पन्नों को पलटते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक ऐतिहासिक परिचय से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस एक घटना को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। ब्रिटिश इतिहासकार इसे अक्सर सिर्फ सिपाही विद्रोह या म्यूटिनी कहते हैं, जैसे कि यह केवल सेना की बगावत हो। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय इतिहासकार इसे महान विद्रोह मानते हैं, और वीडी सावरकर जैसे विचारकों ने तो इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक कहा है। ये अलग अलग नाम ही हमें बताते हैं कि ये घटना असल में कितनी बड़ी और बहुआयामी थी। अब जरा इस नीति पर गौर करें। व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी की इस एक नीति ने भारतीय शासकों के मन में डर का एक बड़ा माहौल पैदा कर दिया था। इसके तहत अंग्रेजों ने ये नियम बना दिया कि अगर किसी शासक का अपना कोई प्राकृतिक वारिस नहीं है तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता। सीधे शब्दों में कहें तो उनके मरने के बाद वो राज्य सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। सदियों पुरानी परंपराओं पर यह एक सीधा हमला था जिसने कई राज्यों की संप्रभुता को सीधे खतरे में डाल दिया। अब स्वाभाविक सा सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा विद्रोह हुआ क्यों? आइए इसके विविध कारणों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारणों की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार अपने राज्य का विस्तार कर रही थी, जिससे भारतीय शासक वर्ग पूरी तरह असुरक्षित महसूस करने लगा था। झांसी, नागपुर और सतारा जैसे राज्यों को तो उसी व्यपगत के सिद्धांत के तहत हड़प लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने एक बेहद वफादार राज्य अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अपने कब्जे में ले लिया। इस एक कदम से वहां के कुलीन, अधिकारी और सैनिक रातों रात बेरोजगार हो गए, और सच कहें तो यहीं से असंतोष और बगावत की सबसे गहरी नींव पड़ी। सिर्फ राजनीति ही नहीं, समाज के रूढ़िवादी वर्गों के बीच भी गहरी बेचैनी थी। लोगों को लगने लगा था कि पश्चिमी सभ्यता और नई शिक्षा प्रणाली उनकी अपनी संस्कृति को खत्म कर देगी। और तो और 1850 के एक नए विरासत कानून के तहत ईसाई धर्म अपनाने वालों को पैतृक संपत्ति के अधिकार दे दिए गए, जिसने धर्मांतरण के शक को और गहरा कर दिया। भले ही आज हमें सती प्रथा का अंत और विधवा पुनर्विवाह जैसे कदम सुधार लगे, लेकिन उस समय के समाज ने इसे अपनी स्थापित सामाजिक संरचना पर सीधा हमला माना। यहाँ तक कि रेलवे और टेलीग्राफ जैसी नई तकनीकों को भी भारी शक की नजरों से देखा गया। अब जरा आर्थिक पहलू को देखते हैं। ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की सचमुच कमर तोड़ दी थी। भारी भरकम टैक्सेस और लगान वसूलने के सख्त तरीकों ने किसानों और जमींदारों को पूरी तरह तबाह कर दिया। लोग कर्ज के बोझ तले दब गए और उनकी पुश्तैनी जमीनें छिनती चली गईं। दूसरी तरफ इंग्लैंड के कारखानों में बना सस्ता सामान भारतीय बाजारों में भर गया, जिससे हमारे पारंपरिक हस्तकला और कपड़ा उद्योग पूरी तरह बर्बाद हो गए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सेना में काम करने वाले ज्यादातर सिपाही इन्हीं किसान परिवारों से ही आते थे, इसलिए गांव की ये तबाही सीधे सैन्य छावनियों तक पहुंच रही थी। तो सबसे अहम बात यह है कि जब समाज का हर तबका परेशान था तो सेना इससे अछूती कैसे रहती? सेना में 87% जवान भारतीय थे, लेकिन उनके साथ भारी भेदभाव होता था। समान रैंक होने के बावजूद उन्हें यूरोपीय सैनिकों के मुकाबले काफी कम वेतन मिलता था। फिर 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया, जिसके तहत सिपाहियों को जरूरत पड़ने पर समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया गया। उस दौर में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र पार करने को धर्म भ्रष्ट होने के रूप में देखा जाता था। सिपाहियों के लिए ये व्यवस्थागत उत्पीड़न की मानो आखिरी हद थी। और इसी तनावपूर्ण माहौल में काम किया एक छोटी सी चिंगारी ने। आइए इस तात्कालिक कारण और विद्रोह की शुरुआत को समझते हैं। ये चिंगारी थी नई एनफील्ड राइफल। एक अफवाह या यूं कहें एक खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि इन नई राइफलों के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। क्योंकि सिपाहियों को बंदूक लोड करने से पहले इन कारतूसों को अपने दांतों से काटना पड़ता था, इसलिए इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों की गहरी धार्मिक भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने मामले को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा था वो अब पूरी तरह टूट चुका था। इसके बाद घटनाओं ने जो रफ्तार पकड़ी वो हैरान करने वाली थी। मार्च 1857 में एक व्यक्तिगत विरोध बहुत ही कम समय में एक बड़े विद्रोह में बदल गया। बैरकपुर में मंगल पांडे ने इन कारतूसों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई और अपने अधिकारियों पर हमला किया, जिसके लिए 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन बगावत की आग अब बुझने वाली नहीं थी। 9 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा, उन्हें 10-10 साल की कठोर सजा सुनाई गई। अगले ही दिन बाकी सैनिकों ने बगावत कर दी और दिल्ली की तरफ कूच कर दिया, और बस विद्रोह आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। अब देखते हैं कि ये विद्रोह किन प्रमुख केंद्रों तक फैला और इसे कैसे दबाया गया। अगर हम इस विद्रोह के फैलाव को देखें तो ये पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल चुका था।
दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को नेता चुना गया, जहां ब्रिटिश अधिकारी जॉन निकोलसन ने कमान संभाली। लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थीं, कानपुर में नाना साहिब थे, वहीं झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने जनरल ह्यूग रोज की सेनाओं को कड़ी टक्कर दी। बिहार में भी कुंवर सिंह ने मोर्चा संभाला। ये नाम और स्थान हमें साफ तौर पर बताते हैं कि अलग अलग जगहों पर किन भारतीय नेताओं ने कमान संभाली और किन ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें चुनौती दी। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये एक फुल स्केल युद्ध था जो 1 साल से भी ज्यादा समय तक चला। भारत में अपना शासन बचाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी पूरी सैन्य शक्ति लगानी पड़ी। अंततः 14 महीने की इस भीषण और खूनी लड़ाई के बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने औपचारिक रूप से शांति की घोषणा की। लेकिन इतना भयंकर विद्रोह आखिर विफल क्यों हो गया? आइए इसकी असफलता के मुख्य कारणों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करते हैं। अगर हम इसकी रणनीतिक और संरचनात्मक कमियों पर गौर करें तो पहली बात है इसका सीमित भौगोलिक प्रभाव। ये विद्रोह मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रह गया। दक्षिण भारत, पंजाब और कई बड़ी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुईं। दूसरा बड़ा कारण था एक मजबूत और एकजुट राष्ट्रीय नेतृत्व की कमी। हमारे नेता बहुत बहादुर थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनमें राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल नहीं था। इसके अलावा अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार, असीमित पैसा और संचार की बेहतरीन प्रणालियां थीं। और सबसे अहम बात, शिक्षित मध्यम वर्ग और अमीर व्यापारियों का एक बड़ा तबका इस विद्रोह से बिल्कुल दूर रहा। भले ही विद्रोह विफल रहा, लेकिन इसके परिणाम बहुत गहरे थे। आइए इसके ऐतिहासिक प्रभाव को समझते हैं। 1857 के इस भूचाल ने पूरी व्यवस्था को पलट कर रख दिया। 1857 से पहले जहां ईस्ट इंडिया कंपनी आक्रामक नीतियां अपनाकर भारत पर राज कर रही थी, वहीं इस विद्रोह के बाद प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि अब उन्हें अपना तरीका बदलना होगा। व्यक्तिगत का सिद्धांत रद्द कर दिया गया और ये वादा किया गया कि भविष्य में भारतीयों की धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में कोई दखलंदाजी नहीं की जाएगी। प्रशासनिक बदलावों के साथ साथ सैन्य स्तर पर भी बड़े बदलाव हुए। गवर्नर जनरल अब क्राउन का सीधा प्रतिनिधि यानी वायसराय बन गया। अंग्रेजों ने यह सुनिश्चित किया कि ऐसा विद्रोह दोबारा कभी न हो। सेना का पूरी तरह से पुनर्गठन किया गया। भारतीय सैनिकों की गिनती काफी घटा दी गई और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। और जो सबसे खतरनाक चीज थी, तोपखाना, उसका नियंत्रण अब पूरी तरह से केवल और केवल ब्रिटिश सैनिकों के हाथों में रखा गया। इस महान विद्रोह का दायरा इतना बड़ा था कि इतिहास के पन्नों में इसे लेकर काफी दस्तावेजीकरण किया गया है। वी.डी. सावरकर की किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसे एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम मानती है। वहीं मेलिसन और हिबर्ट जैसे ब्रिटिश लेखकों ने इसे केवल एक सैन्य विद्रोह के नजरिए से लिखा है। पीसी जोशी की रिबेलियन 1857 इन सभी आयामों का एक संतुलित विश्लेषण देती है। इन सभी किताबों का अध्ययन करने पर ही हमें इस घटना की असली गहराई का पता चलता है। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, क्या एक असफल विद्रोह किसी राष्ट्र के निर्माण की नींव हो सकता है? सैन्य नजरिए से देखें तो 1857 का विद्रोह अपने तात्कालिक लक्ष्यों में भले ही विफल रहा हो, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य के अजेय होने के भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया। इसने समाज के अलग अलग वर्गों को एक साथ खड़ा किया और आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के वो बीज बो दिए जो दशकों बाद एक स्वतंत्र भारत के रूप में फले फूले। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।